गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन सीपीसी। ये टॉपिक क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए आज हम डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन पार्ट 1 में केवल डिस्कवरी को टेकअप करते हैं, बाकी इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को हम पार्ट 2 में डील करेंगे। डिस्कवरी का प्रोविजन है सेक्शन 30 और ऑर्डर 11 सीपीसी। सेक्शन 30 और ऑर्डर 11 सीपीसी में डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की बात बताई गई है। अब सबसे पहले डिस्कवरी होता क्या है। अगर डिस्कवरी को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, डिस्कवर मतलब देयर इज अ फैक्ट और देयर इज अ थिंग विच हैज नॉट बीन कवर्ड, मीनिंग देयर बाय a fact is in existence or a thing is in existence but that has not been covered or that has not been revealed due to any reason। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा तथ्य जो अस्तित्व में तो है मगर वो कवर्ड है, उसको डिस्कवर करना, उसको अनकवर करना, अनवेल करना डिस्कवरी कहते हैं। जनरल लैंग्वेज में डिस्कवरी यही होती है, खोज। जब हम हिंदी में बात करते हैं तो उसमें यही होता है कि कोई चीज या कोई तथ्य किसी का, उसका अस्तित्व तो पहले से होता है लेकिन किसी भी कारणवश वो उसका अस्तित्व हमारे सामने या प्रकाश में नहीं आया होता है, तो उसको प्रकाश में लाना, वो चीज तो पहले से एग्जिस्ट कर ही रही है, बस उसके अस्तित्व को प्रकाश में लाने को डिस्कवरी कहते हैं। वही मोर और लेस मीनिंग सीपीसी में भी है। सीपीसी में जब हम बात करेंगे डिस्कवरी की, सीपीसी में भी वही मीनिंग है कि सीपीसी में भी कोई ऐसा फैक्ट होता है जो कवर्ड है, जो एग्जिस्टेंस में है बट ड्यू टू एनी रीजन दैट इज कवर्ड, उसको डिस्कवर करना डिस्कवरी कहते हैं सीपीसी में। अब वो कवर्ड किस वजह से होता है? क्योंकि प्लीडिंग्स में क्लैरिटी नहीं है। मतलब कोई फैक्ट, प्लीडिंग चाहे प्लेंट हो चाहे डब्ल्यूएस हो, दोनों में ही कोई ऐसा फैक्ट है जो एग्जिस्ट कर रहा है बट क्योंकि प्लीडिंग्स क्लियर नहीं है इसलिए उसकी क्लैरिटी नहीं आ रही है। इसलिए उस फैक्ट को, प्लीडिंग की क्लैरिटी की वजह से जो फैक्ट क्लियर नहीं हो रहा है, प्लीडिंग क्लियर नहीं है, तो टू सीक आउट दैट क्लैरिटी या टू सीक आउट दैट फैक्ट, उसको हम डिस्कवरी इन सीपीसी कहते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। डिस्कवरी की मीनिंग क्या होती है सीपीसी में? जैसे कि अभी आपको बताया कि प्लीडिंग्स में भी जो डिस्कवरी का जनरल मीनिंग है वही सीपीसी के अंदर भी लिया गया है। कोई फैक्ट है जो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन क्योंकि प्लीडिंग्स क्लियर नहीं है इस रीजन से वो अस्तित्व में नहीं है या प्रकाश में नहीं है, तो उस चीज को जब हम खोज के लाते हैं, उस चीज को हम जब डिस्कवर करते हैं, क्लैरिटी, उसकी प्लीडिंग को क्लियर करते हैं और उस क्लैरिटी को सीख करते हैं, तो उसको हम डिस्कवरी कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑपोजिट पार्टी जिसकी प्लीडिंग क्लियर नहीं है उसको कंपेल किया जाता है कि आप अपनी प्लीडिंग क्लियर कीजिए ताकि ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है ये प्रकाश में आ सके। तो इस पूरी प्रोसेस को हम सीपीसी में डिस्कवर कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका? देखिए सीपीसी में होता यही है कि फैक्ट की डिस्कवरी इसी कारण से की जाती है क्योंकि प्लीडिंग में क्लैरिटी नहीं है। इसका मतलब अगर प्लीडिंग अनक्लियर है, क्लियर नहीं है, तो जो दूसरी पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, अगर प्लेंट क्लियर नहीं है तो डिफेंडेंट, और अगर डब्ल्यूएस क्लियर नहीं है तो प्लेंटिव। जो भी चीज क्लियर नहीं है, ऑपोजिट पार्टी कभी भी ये समझ ही नहीं पाएगा कि दूसरी पार्टी का केस क्या है। तो पहला पर्पस होता है टू नो द नेचर ऑफ ओपोनेंट्स केस। ओपोनेंट के केस को, ऑपोजिट पार्टी के केस का रियल नेचर तो हमें पता चले। जब तक हम ऑपोजिट पार्टी के केस का रियल नेचर या केस एग्जैक्टली क्या है ये हमें पता नहीं चलेगा, तब तक कोई भी उसको प्रॉपरली या इफेक्टिवली डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो सबसे जरूरी है प्लीडिंग्स में क्लैरिटी के लिए कि क्लैरिटी इसलिए बहुत जरूरी है कि जो ऑपोजिट पार्टी का केस है वो आपको क्लियर हो। दूसरा है टू सपोर्ट ओन केस
जो फैक्ट निकल के आएगा डिस्कवरी के बाद, जब आपने प्लीडिंग की क्लैरिटी की डिमांड की, ऑपोजिट पार्टी को कंपेल किया कि नहीं आप अपनी प्लीडिंग इस पॉइंट पे क्लियर कीजिए, ये पॉइंट क्लियर नहीं है, जिससे ये पॉइंट प्रॉपरली क्लियर हो सके, तो जब वो पॉइंट निकल के आएगा या कोई फैक्ट वो निकल के आएगा, तो वो हो सकता है आपकी केस को सपोर्ट करे। दो तरीके से कर सकता है, या तो एडमिशन के थ्रू, जो फैक्ट निकल के आया वो दो तरीके से काम कर सकता है। अगर मेरे सपोर्ट में उसे काम करना है, या तो कोई एडमिशन हो सकता है, सपोज कोई एडमिशन हुआ, ऐसी चीज थी जो एडमिशन है, या दूसरी पार्टी के केस की क्रेडिबिलिटी को इम्पीच कर सके। तो दोनों ही एंगल से जो पार्टी क्लैरिटी सीख कर रही है उसका ही फायदा, उसके केस को बल मिल रहा है, उसका केस को सपोर्ट मिल रहा है, तो ये भी एक पर्पस होता है। तीसरा है फेयर डिस्पोजल ऑफ सूट। एक्चुअली होता क्या कि जब प्लीडिंग्स क्लियर नहीं होती हैं, तो हो सकता है कि जब आप पॉइंट इशू बनाएं तो प्लीडिंग क्लियर नहीं है, तो इस वजह से इश्यूज भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो फेयर डिस्पोजल ऑफ सूट के लिए जरूरी है कि जितना भी फैक्ट, जो भी वो रिलेवेंट चीजें थी वो सारी आ जाएं, ताकि प्रॉपरली आप इशू फ्रेम करें और उसके बाद उसका डिस्पोजल करें, ताकि फेयर और इफेक्टिव डिस्पोजल हो पाए। चौथा पर्पस भी यही है, टू नैरो पॉइंट इन इशू। नैरो पॉइंट इन इशू जैसे अभी हमने बताया आपको, एडमिशन, मान लीजिए कभी कभी डिस्कवरी से हमें एडमिशन मिल जाता है, तो जिस एडमिशन को हम बाद में एविडेंस की स्टेज पे साबित करते जाके, वो हमें अभी इसी स्टेज पे मिल गया, और उसके साथ साथ जो प्लीडिंग्स वेग थी, एम्बिगुअस थी, क्लियर नहीं थी, तो वो जो एम्बिग्विटी के कारण जो क्लैरिटी नहीं आ रही थी, प्लीडिंग्स में जब क्लैरिटी आ गई तो जो आपके पॉइंट्स थे, इश्यूज थे, वो अपने आप समराइज हो गए, अपने आप नैरो हो गए। तो जो चीज आपको अदरवाइज लगता कि ये कैसे प्रूव होगी, वो चीज भी बच गई, आपकी कॉस्ट भी बच गई सूट की, और दूसरा आपके पॉइंट इन इशू भी नैरो हो गए। जो एग्जैक्ट होने चाहिए आपके इश्यूज, वही अब उसी पे आके केस डिसाइड किया जाएगा या वही फ्रेम किए जाएंगे। तो पांचवा यही है कि फॉर कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग मतलब वही जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जैसे एडमिशन है, अब एडमिशन को हम स्टेज पे एविडेंस की स्टेज पे प्रूफ करते जाके या साबित करते, उससे अच्छा हुआ कि उसके पहले ही हमें पहले की स्टेज पे ही हमको एडमिशन मिल गया। तो ये सब चीजें होंगी तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट सूट की बचेगी। तो ये पर्पस है बेसिकली डिस्कवरी का, डिस्कवरी इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कार्ड की ये पर्पस है, जिस वजह से इस प्रोविजन को सीपीसी में रखा गया। इस पे एक रूलिंग है राज नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी 1972 3 SCC 856। इसमें यही कहा गया है कि आप जो एडमिशन आपको अदरवाइज मिल सकता था वो आप डिस्कवरी के थ्रू सीख कर सकते हैं। वही जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो इससे हम लेटर स्टेज, एविडेंस की स्टेज पे आके साबित करते, तो वो यहाँ पर इसमें यही कहा गया कि इसलिए ये पावर लिबरली यूज करनी चाहिए, क्योंकि जो एडमिशंस अदरवाइज हमें जो एविडेंस या एडमिशन हमें अदरवाइज साबित करना होता वो हमारा अर्ली स्टेज पे ही साबित हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्कवरी कितनी तरीके की हो सकती है। देखिए डिस्कवरी दो तरीके से हो सकती है, मतलब दो चीजों की हो सकती है, या तो फैक्ट की होगी या डॉक्यूमेंट की होगी। ठीक, अगर डिस्कवरी फैक्ट की होती है तो हम उसको दैट इज मेड थ्रू इंटेरोगेटरीज। इफ डिस्कवरी अगर फैक्ट की हो रही है तो जो प्रोसीजर है वाया हम इंटेरोगेटरीज जाएंगे, इंटेरोगेटरीज के थ्रू हम फैक्ट की डिस्कवरी करते हैं। और जब डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी होगी, इसको आज हम बेसिकली डिस्कवरी ऑफ फैक्ट ही टेकअप करेंगे। डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट और इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट हम एक साथ पार्ट 2, जो इस लेक्चर का पार्ट 2 होगा, उसमें टेकअप करेंगे। तो ये याद रखिए बस कि अगर फैक्ट की डिस्कवरी होनी है तो वो थ्रू इंटेरोगेटरीज होगी। अब आते हैं इंटेरोगेटरीज क्या होती हैं।
देखिए इंटेरोगेटरीज, ये तो आप समझ गए कि इंटेरोगेटरीज का मतलब होता है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इंटेरोगेटरी का मतलब डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो गया। डिस्कवरी भी आप समझ गए कि कब करते हैं हम, जब ऑपोजिट पार्टी की प्लीडिंग्स क्लियर नहीं है, तो किसी पॉइंट को खोज के लाने के लिए या उसको डिस्कवर करने के लिए हम क्लैरिटी सीख करते हैं, ये भी क्लियर हो गया। तो इंटेरोगेटरीज वही होती हैं कि जब किसी पार्टी की प्लीडिंग क्लियर नहीं है तो ऑपोजिट पार्टी उससे पूछ सकती है कि आपकी इस पर्टिकुलर फैक्ट पे प्लीडिंग क्लियर नहीं है, उसको कंपेल कर सकती है कि आप इस पॉइंट पे अपनी प्लीडिंग क्लियर कीजिए, और उसको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बना के देती है। 4 क्वेश्चन, 5, 6 सेट ऑफ क्वेश्चंस में कितने भी हो सकते हैं, एक क्वेश्चन भी हो सकता है, 2, जितने उसको लगता है कि प्लीडिंग की क्लैरिटी सीख करने के लिए ये क्वेश्चंस का आंसर जरूरी है, उतने क्वेश्चंस वो फ्रेम करेगी जिस पार्टी को क्लैरिटी चाहिए, और उस सेट ऑफ क्वेश्चंस को वो उस ऑपोजिट पार्टी को दे देगी जिसकी प्लीडिंग क्लियर नहीं है कि आप इस पे अपना जवाब दीजिए। तो वो जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको हम इंटेरोगेटरीज बोलते हैं। ये सीरीज ऑफ क्वेश्चन या जो ये सेट ऑफ क्वेश्चन हुआ, इसको हम बेसिकली इंटेरोगेटरीज बोलते हैं। अब कौन एडमिनिस्टर कर सकता है? इंटेरोगेटरीज, जिससे भी हमने बात की कि प्लीडिंग जब क्लियर नहीं होती है तो किसी की भी प्लीडिंग क्लियर करने के लिए हम इंटेरोगेटरीज सीख कर सकते हैं। तो चाहे प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, दोनों में से कोई भी पार्टी दे सकती है। अगर प्लेंट क्लियर नहीं है तो डिफेंडेंट देगा इंटेरोगेटरीज, अगर WS क्लियर नहीं है तो प्लेंटिफ देगा इंटेरोगेटरीज की इस पॉइंट पे क्लियर नहीं है, इसका आप जवाब दे दीजिए। तो एडमिनिस्टर कोई भी कर सकता है, चाहे प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट। किसके खिलाफ कर सकते हैं? इसमें भी अभी जैसे बात की कि जिसकी भी प्लीडिंग क्लियर नहीं होगी उसके खिलाफ कर सकते हैं। अगर प्लेंटिफ कर रहा है तो डिफेंडेंट से करेगा, WS अगर क्लियर नहीं है, और अगर डिफेंडेंट कर रहा है तो प्लेंटिफ से करेगा। तो इसमें भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कोई भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट तो हो सकता है, या मोर प्रिसाइसली अगर हम लिखें तो ऑपोजिट पार्टी OP, ऑपोजिट पार्टी के खिलाफ कर सकते हैं, चाहे वो प्लेंटिफ भी हो सकती है, डिफेंडेंट भी हो सकती है। लेकिन इसमें को प्लेंटिफ और को डिफेंडेंट भी इंक्लूड होता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। अगर प्लेंटिफ अपने को प्लेंटिफ से पूछ रहा है या डिफेंडेंट अपने को डिफेंडेंट से इंटेरोगेटरीज पूछ रहा है, उसको एडमिनिस्टर कर रहा है, तो ऐसा कोई इशू उन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो जब ये आप कोर्ट में बैठेंगे, आपको अगर कोई देता है डिफेंडेंट को डिफेंडेंट के खिलाफ, तो आप फैक्ट्स पढ़ के पहले फाइंड आउट कीजिए कि क्या कोई ऐसा इशू दोनों के बीच में है कि इंटेरोगेटरीज का एडमिनिस्टर करना जरूरी है इस पॉइंट पे, उसकी क्लैरिटी यानी को डिफेंडेंट की उस पर्टिकुलर प्लीडिंग पे जरूरी है, तो ही आप उसको अलाउ कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि प्लेंटिफ को प्लेंटिफ से भी पूछ सकता है और डिफेंडेंट को डिफेंडेंट से भी पूछ सकता है, बट अंडर सम सर्कमस्टांसेस, अगर ऐसा कोई इशू दोनों के बीच में इन्वॉल्व है तो। अब नेक्स्ट है कि स्टेज क्या होगी, किस स्टेज पे हम इंटेरोगेटरीज एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देखिए जनरली जैसे जो बेसिक प्रिंसिपल है कि जब प्लीडिंग्स क्लियर नहीं होती हैं तब हम इंटेरोगेटरीज सीख कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्लीडिंग्स आ जानी चाहिए, या तो प्लेंट भी आ जानी चाहिए, अगर डिफेंडेंट सीख कर रहा है तो प्लेंट आ जानी चाहिए, और प्लेंटिफ सीख कर रहा है तो WS आ जाना चाहिए। तो इसके पहले तो नहीं हो सकती, अगर प्लेंटिफ हो ही नहीं सकता कि WS आए बिना प्लेंटिफ ये कह दे कि मुझे इंटेरोगेटरीज एडमिनिस्टर करनी है, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका बेसिक रूल ही यही है कि जब WS क्लियर नहीं है तभी आप इंटेरोगेटरीज एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो स्टेज यही होती है कि जनरली आफ्टर एक्सचेंज ऑफ प्लीडिंग, उसके बाद ही ऑपोजिट पार्टी एक दूसरे से कभी भी पूछ सकती हैं। नेक्स्ट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी इंटेरोगेटरीज अलाउ करी जा सकती हैं कोर्ट के द्वारा। जब आप कोर्ट में बैठेंगे और देखेंगे कि इंटेरोगेटरीज की एप्लीकेशन आपके पास आई है, एक पार्टी दूसरे से एडमिनिस्टर कर रही है, तो कौन सी अलाउ करी जानी चाहिए और कौन सी नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इंटेरोगेटरीज विच में भी अलाउड, उसमें पहला पॉइंट है
रेलिवेंट। देखिए, इंटरोगेटरीज को अलाउ करने के लिए एक अगर वो रेलिवेंट है तो उसको अलाउ किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। देखिए, जब आप रेलिवेंसी पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट में तो रेलिवेंसी का दायरा बहुत बड़ा है। इसी तरह जब हम सीपीसी पे आते हैं तो रेलिवेंट फैक्ट का दायरा बहुत बड़ा है और फैक्ट इन इशू का जो एम्बिट है या जो उसकी सरकमफ्रेंस है वो छोटी है। अगर हम रेलिवेंसी को ये मानते हैं तो फैक्ट इन इशू को ये मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रेलिवेंट फैक्ट जो इंटरोगेटरीज है वो इस रेलिवेंट फैक्ट की होनी चाहिए, जिसमें ये भी हो सकता है, फैक्ट इन इशू भी हो सकता है। लेकिन अगर वो डायरेक्टली फैक्ट इन इशू से रिलेटेड नहीं है तो आप उसको खारिज नहीं कर सकते हैं अगर वो रेलिवेंट है। तो होल सोल क्राइटेरिया ये है कि इंटरोगेटरीज को रेलिवेंट होना चाहिए। हो सकता है वो फैक्ट इन इशू से डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकता है वो फैक्ट इन इशू से डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, वो एक सेपरेट चीज है। अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तब तो कोई आपको कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, वो रेलिवेंट भी है और उससे डायरेक्टली कनेक्टेड भी है। लेकिन अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं भी है, इवन दो अगर वो रेलिवेंट है तो दैट में बी अलाउड। अगर इंटरोगेटरीज या वो जो फैक्ट है जिस चीज को वो सीख करना चाहता है, जिस पे क्लैरिटी, अगर वो रेलिवेंट है तो आपके द्वारा उसको अलाउ किया जा सकता है। रेलिवेंसी से एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली है, ये क्लियर है कि जो इंटरोगेटरीज है वो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट संबंधित है, यानी इंटरोगेटरीज से जो भी निकल के आएगा वो कोई फैक्ट ही होगा। अब फैक्ट कितने तरीके के हो सकते हैं? फैक्टा प्रोबेंडा और फैक्टा प्रोवेंशिया, दो तरीके के फैक्ट्स हो सकते हैं, आपने सबने पढ़ा है। फैक्टा प्रोबेंडा मतलब फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग वंस ओन केस और फैक्टा प्रोवेंशिया मतलब फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग वंस एविडेंस। ये एविडेंस को रिफर करता है, ये फैक्ट्स ऑफ केस को रिफर करता है। दोनों ही फैक्ट्स हैं। एक फैक्ट का टाइप ये बताता है कि जो फैक्ट्स ऑफ केस हैं फैक्टा प्रोबेंडा, एक फैक्ट्स ये बताते हैं जो आपका एविडेंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये आपका केस हो गया, जो एग्जैक्टली आपका केस होगा, और ये आपका एविडेंस हो गया। तो जो इंटरोगेटरीज हैं वो केवल आप फैक्टा प्रोबेंडा की अलाउ करेंगे, फैक्टा प्रोवेंशिया की अलाउ नहीं करेंगे। इस चीज को हमेशा याद रखिए कि जब भी आपके सामने आएगी आपको देखना है कि जो इंटरोगेटरीज की एप्लीकेशन दी गई है या जो वो फैक्ट वो निकाल के लाना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो फैक्ट्स हैं जो उसका ऑपोजिट पार्टी का एविडेंस कॉन्स्टिट्यूट करता है। अगर ऐसा है तो फिर आप उसको अलाउ नहीं करेंगे। बस ये होना चाहिए कि अगर वो फैक्ट ऑपोजिट पार्टी का केस कॉन्स्टिट्यूट करता है तब आप उसको अलाउ कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि केवल इंटरोगेटरीज फैक्टा प्रोबेंडा की ही अलाउ करी जा सकती हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन इसका ये है, देखिए कि हमें दूसरी पार्टी का केस जानने का पूरा अधिकार है। कारण ये है कि अगर हम उसका केस प्रॉपरली नहीं जानेंगे तो हमें अपना केस हम इफेक्टिवली डिफेंड नहीं कर पाएंगे। जब तक हमें पता ही नहीं रहेगा कि कि उसकी ग्रीवांस क्या है, वो क्या चाहता है, उसे क्या पीड़ा है मुझसे, तब तक मैं अपना पक्ष नहीं रख सकती हूँ। अगर मुझे यही नहीं पता है कि सामने वाले ने मेरे ऊपर आरोप क्या लगाया है तो मैं अपने को डिफेंड कैसे कर सकती हूँ? बहुत बेसिक सी चीज है। इसलिए केस जानने का तो पूरा अधिकार है कि आपका केस क्या है, आप क्या चीजें हैं जो आपका केस कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। लेकिन आप डिस्कवरी के थ्रू ये नहीं जान सकते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव योर केस। आप अपना केस प्रूव कैसे करने जा रहे हैं, क्या एविडेंसेस हैं, क्या चीजें हैं जिससे आप अपना केस प्रूव करेंगे, ये जानने का अधिकार आपको नहीं है। तो इसी वजह से केवल फैक्टा प्रोबेंडा की ही हम लोग डिस्कवरी अलाउ कर सकते हैं। दूसरा है फेयर डिस्पोजल ऑफ सूट। जैसा भी हमने डिस्कस किया था पर्पस में भी, कि अगर आपको लगता है कि ऐसा फैक्ट है
जो प्रॉपर इफेक्टिव या कंप्लीट डिस्पोजल के लिए उस चीज का लाइट में आना, उस फैक्ट का प्रकाश में आना बहुत जरूरी है, तो आप अलाउ कर सकते हैं कि क्योंकि जब तक ये चीज नहीं आएगी तब तक केस प्रॉपरली या इफेक्टिवली कंप्लीटली डिसाइड नहीं होगा, और केस शुड बी डिसाइडेड इफेक्टिवली एंड कंप्लीटली। तो केस को कंप्लीटली डिसाइड करने के लिए उस फैक्ट का आना प्रकाश में बहुत जरूरी है। तो अगर ऐसा चीज है तो फॉर द फेयर डिस्पोजल ऑफ सूट उसको आप अलाउ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग में जैसे अभी हमने बताया, एक एडमिशन का जो हमने एग्जांपल दिया था कि एडमिशन जो हम एविडेंस की स्टेज पे जाके साबित करते हैं, अगर वो डिस्कवरी से हो जाता है, जैसा कि ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा कि उसको किया जा सकता है, तो अगर इस पर्पस से है तो ये कॉस्ट बचती है, पार्टीज की भी कॉस्ट बचती है और टाइम भी बचता है। दोनों चीजें हैं, कोर्ट का भी बचेगा टाइम और कॉस्ट, और पार्टीज का भी बचेगा, तो उस पर्पस से भी आप उसको अलाउ कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं कि कब कब कौन कौन सी इंटेरोगेटरीज आप अलाउ कर सकते हैं, उसमें ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटरीज विच मे नॉट बी अलाउड। ऐसे इंटेरोगेटरीज जिनको अलाउ नहीं किया जा सकता है। देखिए, जब भी हम आपको पढ़ा रहे हैं कि विच मे बी अलाउड और विच मे नॉट बी अलाउड, है ना, विच शुड बी अलाउड और विच शुड नॉट बी अलाउड, इसलिए वर्ड ये यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर फाइल के फैक्ट्स डिफरेंट हैं। तो ये प्रिंसिपल्स आपको बता रहे हैं, कौन सा प्रिंसिपल वहाँ एप्लीकेबल होगा उसके साथ हो सकता है कौन सा दूसरा प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, ये कोर्ट को डिसाइड करना है। तो हम लोग केवल सीबीसी में जो है गाइडिंग प्रिंसिपल बताया जा रहा है कि विच मे बी अलाउड, विच मे नॉट बी अलाउड, लेकिन अलाउ कौन सी होगी फाइनली ये आपकी फाइल पे और फैक्ट्स ऑफ द केस पे मैटर करेगा। इंटेरोगेटरीज विच मे नॉट बी अलाउड। विच में भी अलाउड में सबसे पहले हमने डील किया था रेलिवेंट, कि अलाउ होने के लिए सबसे पहली चीज है कि इंटेरोगेटरीज का रेलिवेंट होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर विच में नॉट बी अलाउड में पहला पॉइंट यही होगा कि इररेलेवेंट। अगर आपको लगता है कि जिस चीज की वो इंटेरोगेटरी सीख कर रहे हैं वो इररेलेवेंट है, वो कहीं से भी रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंसी की परिधि में नहीं आती है, उसके एम्बिट में नहीं आती है, तो आप उसको अलाउ नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो उसे खारिज कर दें। अगर दूसरा है स्कैंडलस। स्कैंडलस देखिए, अगर ऐसे इंटेरोगेटरीज है जो स्कैंडलस है तो आप उसको भी चाहें तो अलाउ ना करें। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर प्लीडिंग स्कैंडलस तो है बट रेलिवेंट भी है, तो रेलिवेंसी की वजह से अब आप उसको स्कैंडलस का टर्म नहीं दे सकते हैं। अगर स्कैंडलस है बट रेलिवेंट भी है तो फिर आप ये अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक पैरामीटर इंटेरोगेटरी का यही कि दैट शुड बी रेलिवेंट। तो वंस इट इज रेलिवेंट इट विल नॉट बी टर्म्ड एज स्कैंडलस। तो ये देखना जरूरी है कि जब भी स्कैंडलस के आपका ऑब्जेक्शन आए आपके पास, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्कैंडलस तो दिख रहा है प्राइमा फेसाई बट एक्चुअली में ये फैक्ट रेलिवेंट है। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है, और अगर रेलिवेंट है तो फिर उसको स्कैंडलस नहीं माना जाएगा और तब अलाउ किया जा सकता है। नेक्स्ट है नॉट बोनाफाइड। बोनाफाइड इंटेंशन से नहीं दी गई है, आपको फैक्ट्स पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। अगर ऐसी कोई चीज सीख कर रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है या बोनाफाइड इंटेंशन से नहीं दी गई है, तो आप फैक्ट्स टू फैक्ट आप डिपेंड करेगा कि बोनाफाइड इंटेंशन आप कैसे देखते हैं। लेकिन अगर बोनाफाइड इंटेंशन से नहीं है, डीले करने के पर्पस से दी गई है, ये सब चीजें हैं, तो फिर आप उसको आप उसको खारिज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्री मैच्योर। देखिए, प्री मैच्योर अगर इंटेरोगेटरीज हैं तो आप उसको चाहें तो उस समय अलाउ ना करें। देखिए, प्री मैच्योर में से मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर स्टेज पे जब वो इंटेरोगेटरीज एडमिनिस्टर की गई हैं, उस स्टेज के लिए वो प्री मैच्योर है। हो सकता है आगे कहीं जाके जब वो मैच्योर हो जाए तब वो फैक्ट रेलिवेंट हो जाए, लेकिन अभी वो फैक्ट रेलिवेंट इस वजह से नहीं है क्योंकि दैट इज प्री मैच्योर, अभी वो मैच्योर ही नहीं हुआ है वो फैक्ट, इसलिए वो अभी इररेलेवेंट है। और आगे बढ़ने पर थोड़ा सा स्टेज जब सूट की आगे बढ़ती है तो वो रेलिवेंट हो जाता है क्योंकि अब वो प्री मैच्योर नहीं रह गया। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, ये सब जो एग्जाम्पल है ये रूलिंग्स ही हैं
ऑनरेबल कोर्ट्स की। जैसे सपोज ए ने बी को फॉर द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सू किया कि इन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। अब बी ने मना किया कि ऐसा कोई ट्रस्ट था ही नहीं। ए कह रहा है कि आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, बी कह रहा है कि कभी कोई ऐसा ट्रस्ट ही नहीं था मेरे और इनके बीच। अब ए ने इंटेरोगेटरी दी बी को कि आप अपने ट्रस्ट का अकाउंट ऑफ प्रॉफिट सबमिट कीजिए। तो ये इंटेरोगेटरीज इस स्टेज पे इसलिए प्रीमेच्योर है क्योंकि ए असर्ट कर रहा है कि देयर वाज अ ट्रस्ट, बी डिनाइल कर रहा है उसका। अब ये फैक्ट इन इशू हो गया कि वेदर देयर वाज एनी ट्रस्ट इन एग्जिस्टेंस और नॉट, कोई ट्रस्ट उस समय अस्तित्व में था कि नहीं। अब अगर ए इस समय मांग लेता है बी से कि अकाउंट ऑफ प्रॉफिट सबमिट कीजिए अपने ट्रस्ट का, तो ये इस स्टेज पे प्रीमेच्योर है क्योंकि अभी तो ट्रस्ट है कि नहीं, ट्रस्ट का एग्जिस्टेंस ही डिस्प्यूटेड है। एक बार अगर उसका अस्तित्व साबित हो जाता है ट्रस्ट का कि हाँ ट्रस्ट जो है अस्तित्व में उस समय था, तब ये क्वेश्चन उस समय रिलेवेंट हो सकता है कि आप अपना अकाउंट ऑफ प्रॉफिट सबमिट कीजिए। लेकिन जब बी अभी इस समय डायरेक्टली डिनाई कर दे रहा है कि मेरा कोई ट्रस्ट ही नहीं था, तो अकाउंट ऑफ प्रॉफिट के बारे में जानना इस स्टेज पे प्रीमेच्योर है। तो इसको आप चाहें तो उस समय अलाउ ना करें। दूसरा है ए ने बी को सू किया फॉर द डैमेजेस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, कि इन्होंने जो मेरा ट्रेडमार्क है उसका इन्फ्रिंजमेंट किया है इसलिए ये मुझे इतना डैमेजेस दे। ए ने बी के खिलाफ किया। अब इंटेरोगेटरीज जो है बी देता है कि कितना अमाउंट ऑफ डैमेजेस इनका है, इन्होंने जो है ये बताएं कि कितना ये डैमेजेस क्लेम करते हैं। तो इसमें ये इसलिए अभी प्रीमेच्योर है क्योंकि ए ने इन्फ्रिंजमेंट किए, सॉरी बी ने इन्फ्रिंजमेंट किया है ए के ट्रेडमार्क का कि नहीं, ये साबित हो जाए। उसके बाद कितना डैमेजेस था, कितना अमाउंट था, ये फिर उसके बाद रेलिवेंट हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस पर्टिकुलर स्टेज पे तो प्राइमा फेसाई दिखती हैं कि रेलिवेंट नहीं है क्योंकि इस समय प्रीमेच्योर है, लेकिन हो सकता है वो लेटर स्टेज पे जाके रेलिवेंट हो जाए। तो आप उस पर्टिकुलर स्टेज पे उसको चाहें तो अलाउ ना करें। तो जो प्रीमेच्योर डिस्कवरी होगी दैट मे नॉट बी अलाउड एट दैट स्टेज। नेक्स्ट है वेक्सेशियस। अगर कोई ऐसी इंटेरोगेटरीज एडमिनिस्टर कर रहा है जो दूसरी पार्टी को परेशान करने के लिए है, सिर्फ इसी पर्पस से कि वो परेशान हो और डिले हो प्रोसीडिंग्स में, हैरेस करने के लिए है, तो इस पर्पस से भी आप अगर कोई दे रहा है तो आप उसको खारिज कर सकते हैं। जैसे इसमें सपोज एक एग्जांपल है कि ए ने बी को सू किया फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन दैट अ पीस ऑफ लैंड परचेस्ड बाय बी एंड सी in 1950 was purchased by them in partnership। ए ने इस बात की डिक्लेरेटरी सूट या डिक्लेरेशन सीख करने के लिए एक सूट दाखिल किया कि बी और सी के द्वारा पार्टनरशिप में 1950 में एक जमीन खरीदी गई। अब बी ने कहा कि ऐसी कोई पार्टनरशिप मेरी सी के साथ कभी नहीं थी। ए ने इंटेरोगेटरीज बी को एडमिनिस्टर की कि आप बी और सी के द्वारा जितनी भी ज़मीनें 1950 के पहले और 1950 के बाद आज तक खरीदी गई हैं, सपोज आज अगर 2020 है या कुछ भी पर्टिकुलर डेट मान लेते हैं, 1950 के पहले आपने बी और सी के साथ मिलकर जो ज़मीनें खरीदी और आपने अभी जो खरीदी वो सारी उसकी डिटेल हमें दीजिए। तो ये इसलिए वेक्सेशियस है। देखिए 1950 के पहले बी और सी ने कितनी ज़मीनें खरीदी, अब उसके बाद उसने कितनी ज़मीनें खरीदी, ये चीज़ें कितना ज़्यादा लंबा रिकॉर्ड होगा एक तो इसका, और उससे क्या ये साबित होगा कि जो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड आप डिक्लेयर कराना चाहते हैं कि बी और सी ने पार्टनरशिप में खरीदी, क्या इससे ये चीज़ साबित होगी, क्या ये इस पर्पस के लिए रेलिवेंट है। हो सकता है बी और सी ने पार्टनरशिप में 1950 के बाद 2 ज़मीनें खरीदी हों, लेकिन जिस पर्टिकुलर लैंड को आप डिक्लेयर कराना चाहते हैं, ए डिक्लेयर कराना चाहता है, क्या वो भी पार्टनरशिप में थी कि नहीं थी। ये अगर थी, कोई पर्टिकुलर लैंड सपोज XYZ उन्होंने खरीदी, अब PQR थी कि नहीं थी, जो डिस्प्यूटेड है वो PQR है, XYZ मान भी लीजिए कि उसने खरीदी थी, तो उससे ये चीज़ कैसे साबित होगी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लैंड है, वो उन्होंने पार्टनरशिप में खरीदी कि नहीं खरीदी, उससे रेलिवेंट चीज़ें आनी चाहिए। तो ये एक तरह से वेक्सेशियस है कि आप 1950 से पहले का भी डेटा मांग रहे हैं कि सारा कुछ ला के दीजिए, आपने बी और सी ने कितनी खरीदी, और 1950 से फिर आज की डेट का। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर ऐसी चीज़, अगर ऐसा आपको लग रहा है कि इंटेरोगेटरीज
इसी पर्पस से एडमिनिस्टर की गई हैं तो आप उसको अलाउड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिशिंग नेचर की। इंटरोगेटरीज अगर फिशिंग नेचर की हैं तो भी अलाउ नहीं की जानी चाहिए। फिशिंग नेचर से मतलब ये है कि जब भी आप इंटरोगेटरीज एडमिनिस्टर करें, क्योंकि आपको पता है कि इंटरोगेटरीज का पर्पस ये है कि कोई फैक्ट है जो अनवेल्ड है, जिसको हमें अनवेल करना है, तो उसको हम इंटरोगेटरीज के थ्रू उसकी डिस्कवरी सीख करते हैं। अब कोई फैक्ट होगा, आपको पता है कि कोई ऐसा फैक्ट है जो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन क्लैरिटी नहीं है प्लीडिंग में, इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा, अभी प्रकाश में नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं कि ऐसा कोई फैक्ट है, आपको लग रहा है कि 4-5 क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरोगेटरीज में, हो सकता है कोई चीज ऐसी निकल के आ जाए जो शायद मुझे एडमिशन मिल जाए मेरे केस में, या इनकी क्रेडिबिलिटी शेक हो जाए, इनका क्रेडिट इम्पीच हो जाए। तो अब ये फिशिंग नेचर की इंक्वायरी आप नहीं करेंगे। क्वेश्चन शुड बी स्पेसिफिक, और किस बारे में पूछा जाना है वो भी डेफिनेट होना चाहिए। मतलब जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं उनका पर्पस और किस फैक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, ये डेफिनेट और स्पेसिफिक होना चाहिए। आप फिशिंग नेचर की इंक्वायरी नहीं कर सकते कि आपने ऐसी ऐसी चीजें पूछ ली कि कुछ तो निकल के आएगा ही। तो अगर कोर्ट को लगता है फिशिंग नेचर की इंक्वायरी हुई है कि जनरली सब पूछ लिया गया, ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ, कोई डेफिनेट या स्पेसिफिक फैक्ट के लिए नहीं सीख कर रहे हैं, बल्कि फिशिंग नेचर की इंक्वायरी कर रहे हैं कि 5-6 क्वेश्चन पूछे हैं ऑपोजिट पार्टी से, इसमें से कुछ निकल के आएगा ही, तो ये ऐसे इंटरोगेटरीज भी अलाउ नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट है अननेसेसरी, ऑपरेसिव, प्रोलिक्स, अनरीजनेबल। कुछ भी इनमें से अगर कुछ भी कैटेगरी है, जरूरी नहीं है परेशान करने के लिए अपोजिट पार्टी को, जैसा हमने डिस्कस किया, रीजनेबल नहीं है तो भी आप उसको चाहें तो अलाउ ना करें, अगर मतलब डिपेंडिंग ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, अगर कोई ऐसी चीज है जो एविडेंस एक्ट की प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के एम्बिट में आती है तो आप उसको फिर मना कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉ की नहीं होनी चाहिए, केवल फैक्ट की होनी चाहिए। लॉ के बारे में आप डिस्कवरी उससे ना करें। अगर फैक्ट की है तब तो आप कर सकते हैं, इंटरोगेटरीज में पूछ सकते हैं, लेकिन लॉ की है तो आप उस बारे में उससे ना करें। नेक्स्ट है नेम ऑफ विटनेस। देखिए, नेम ऑफ विटनेस जैसा हमने बताया था कि पार्टी के एविडेंस क्या कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, इसका जानने का अधिकार आपको नहीं है। केस जानने का अधिकार है, उसका एविडेंस जानने का अधिकार अपोजिट पार्टी को नहीं है। तो नेम ऑफ विटनेस एविडेंस की कैटेगरी में है, तो इसलिए नेम ऑफ विटनेस अगर वो पूछता है तो उसको भी खारिज किया जा सकता है, अगर वो अपने आप में कोई रेलिवेंट फैक्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है। अगर नेम ऑफ विटनेस ऐसी तथ्य और परिस्थितियां हैं उस पर्टिकुलर सूट की कि नेम ऑफ विटनेस अपने आप में एक रेलिवेंट फैक्ट बन गया है, वो जैसी भी होगी, देखिए वो फाइल पे ही पता चलेगा फैक्ट्स देख के ही, तो फिर आप उसको देख सकते हैं कि क्या अलाउ किया जाना चाहिए। तो अगर रेलिवेंट फैक्ट है तो फिर आप उसको अलाउ कर सकते हैं, और अगर रेलिवेंट फैक्ट नहीं है, केवल वो एविडेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है नेम ऑफ विटनेस और वो जानना चाहता है, तो आप उसको खारिज कर सकते हैं। तो ये हो गया दोनों चीजें कि कब इंटरोगेटरीज अलाउ की जानी चाहिए और कब अलाउ नहीं की जानी चाहिए। एक कंसेप्चुअल पार्ट कि कौन सी क्या होता है, डिस्कवरी किस किस चीज़ की हो सकती है, फैक्ट की, डॉक्यूमेंट की, फैक्ट की कैसे होती है, कब अलाउ की जानी चाहिए, कब नहीं की जानी चाहिए, ये एक कंसेप्चुअल पार्ट हो गया। प्रोसीजरल पार्ट पे आए तो जब आप कोर्ट में बैठेंगे तो होता क्या है, सपोज कि डिफेंडेंट को सीख करनी है, प्लेंट में कोई उसको क्लैरिटी, एम्बिग्विटी दिख रही है, किस पॉइंट पे प्लेंट क्लियर नहीं है और मुझे इस पे इंटरोगेटरीज एडमिनिस्टर करनी है प्लेंटिफ के खिलाफ, तो सबसे पहले वो आपको एक एप्लीकेशन देगा प्रपोज्ड इंटरोगेटरीज की। उस एप्लीकेशन को आपके पास सबमिट करेगा, और जब तक कोर्ट परमिशन नहीं देगी, मतलब जब तक कोर्ट अलाउ नहीं करेगी, तब तक वो उसको सबमिट नहीं कर सकता है। यानी कि जब वो उसको कोर्ट को देगा तो वो लीव ऑफ कोर्ट एक्सपेक्ट करेगा कि जब कोर्ट मुझे ग्रांट कर देगी परमिशन तभी मैं इसको कोर्ट में सबमिट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले कोर्ट ये देखेगी ये जो पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स के दायरे में है वो
इंटेरोगेटरीज पूछी जाने वाली है, रेलिवेंट है कि नहीं है। आपने देखा, आपको लगा कि रेलिवेंट है, आपने उसको अलाउ कर दिया कि ठीक है यू में सबमिट योर इंटेरोगेटरीज। अब जब उसने जो उसकी प्रपोज्ड इंटेरोगेटरीज थी उसने उसको कोर्ट में सबमिट कर दिया। अब आप दूसरी पार्टी यानी प्लेंटिफ को आपने नोटिस दिया, प्लेंटिफ आया, प्लेंटिफ के कुछ और ऑब्जेक्शन है, सपोज वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में है, ठीक है, या कोई ऐसा ग्राउंड है प्लेंटिफ का जो प्लेंटिफ को लगता है कि ये इंटेरोगेटरीज तो अलाउ नहीं होनी चाहिए, तो प्लेंटिफ ऑब्जेक्शन दे सकता है। उसके बाद दोनों को सुनने के बाद आप फाइनली अलाउ करेंगे कि इंटेरोगेटरीज इन पे जो है अलाउ करें या ना करें, वो आपका फाइनल ऑर्डर एक अलग होगा। तो सबसे पहले हमने जब प्रोसीजर डिस्कस किया तो सबसे पहले हमने कहा कि सबसे पहले लीव ऑफ कोर्ट लेगा, कि सबमिशन ऑफ इंटेरोगेटरीज विद लीव ऑफ कोर्ट ओनली। तो जब भी कोई भी पार्टी सबमिट करेगी तो इसको ध्यान रखिए कि जो आप वहाँ पे लीव ग्रांट कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली आप इंटेरोगेटरी को अलाउ कर रहे हैं कि ठीक है जो मैंने अभी लीव ग्रांट की कोर्ट ने, इसका ऑर्डर मतलब ऑटोमेटिकली इंटेरोगेटरीज अलाउ हो गई, नाउ प्लेंटिफ हैव टू आंसर इट। ऐसा नहीं है। लीव ऑफ कोर्ट का मतलब ये है केवल कि प्लेंटिफ जिस भी पार्टी ने दाखिल की उसने दाखिल कर दी, अब दूसरी पार्टी पे सर्विस होगी, दोनों को सुनने के बाद आप उसका फाइनल ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं। पहली चीज ध्यान रखिए, जब प्रोसीजर की बात आएगी जो प्रैक्टिकली सबमिशन ऑफ इंटेरोगेटरीज विद लीव ऑफ कोर्ट ओनली, इसमें 3 चीजें ध्यान रखने वाली हैं। सबसे पहले ये याद रखिए कि इंटेरोगेटरीज का जो सेट होगा वो एक पर्सन को एक ही बार एडमिनिस्टर किया जाएगा या सर्व किया जाएगा या उससे पूछा जाएगा। जो इंटेरोगेटरीज आप पूछ रहे हैं, सपोज डिफेंडेंट अगर प्लेंटिफ से पूछ रहा है तो वो एक ही बार पूछेगा, जितना पूछना है आप एक बार में पूछ लीजिए। आपकी जो इंटेरोगेटरीज है उसमें 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, या हो सकता है 2 ही हो, लेकिन जितना पूछना है आप एक ही बार पूछेंगे उससे। ये नहीं कि आपने आज दी, फिर अगली डेट लगी आपने दूसरी इंटेरोगेटरीज सबमिट कर दी, फिर तीसरी कर दी, ऐसा नहीं है। इसका कारण क्या है कि प्लेंट तो आ गई, अब प्लेंट किस किस पॉइंट पे क्लियर नहीं है आपने पढ़ लिया, अब वो सारा आप एक बना के प्रपोज इंटेरोगेटरीज में आप बना के उस कोर्ट के सामने दे दीजिए कि इस पॉइंट पे मुझे क्लैरिटी सीख करनी है, इस पॉइंट पे प्लेंट क्लियर नहीं है। अब अगर हम उसे बार बार अलाउ करेंगे, आज उसने पैरा नंबर 12 पूछा, अगले दिन पैरा नंबर 13 पूछ रहा है, पैरा नंबर 14 पूछ रहा है, तो प्लेंट में तो कोई डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है, प्लेंट जैसी थी वैसी ही थी। डिफेंडेंट के पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि वो पूरी प्लेंट पढ़ के ये निकाले कि कहाँ कहाँ प्लेंट क्लियर नहीं है। और जब प्लेंट में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, प्लेंट वही है, तो आपको जो पूछना है उस प्लेंट के बारे में एक ही बार पूछिए, वरना क्या होगा कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो अनंत काल तक, इंडेफिनिट पीरियड तक चलती रहेंगी, तो डिले ना हो। इसलिए कहा गया है कि एक पर्सन से आप एक ही बार पूछिए, जितना पूछना है आप, क्योंकि प्लीडिंग्स तो आ चुकी हैं। अब ऐसा है नहीं कि आज प्लेंट दाखिल की कल फिर से प्लेंट दाखिल करेगा, तीसरी प्लेंट दाखिल करेगा, ऐसा तो नहीं है। जो प्लेंट उसने दाखिल कर दी वही है अब उसकी प्लेंट, तो उस प्लेंट को देख लीजिए, उसमें जो जो है आप एक बार में सारा कुछ पूछ लीजिए। नेक्स्ट है कि जब ये एप्लीकेशन आएगी कि उसको लीव ऑफ कोर्ट चाहिए, मान लीजिए डिफेंडेंट है वो पूछ रहा है कि मुझे लीव ऑफ कोर्ट चाहिए, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे सबमिशन ऑफ इंटेरोगेटरीज के लिए लीव ऑफ कोर्ट की रिक्वेस्ट करता है, तो ये एप्लीकेशन आपको 7 दिन के अंतर्गत अंदर उसको निस्तारित कर देना है कि आप सबमिशन जो लीव ऑफ कोर्ट ग्रांट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अलाउ कर रहे हैं तब भी, खारिज कर रहे हैं तो भी, बट 7 दिन के अंदर आपको ये डिसाइड करनी है एप्लीकेशन। और लास्टली जैसा आपको बताया कि ग्रांटिंग लीव, यहाँ पे जो लीव ग्रांट करेंगे उसका मतलब नहीं है कि ऑटोमेटिकली ये आपने कर दिया वंस यू हैव ग्रांटेड लीव कि आपने इंटेरोगेटरीज ही अलाउ कर दी है कि नाउ प्लेंटिफ हैव टू आंसर दिस इंटेरोगेटरीज या दिस क्वेश्चन या दिस इंटेरोगेटरी। इसका ये मतलब कतई नहीं है। इसका मतलब मात्र इतना है कि अभी आपने उसको सबमिट करने के लिए लीव ऑफ कोर्ट या परमिशन ग्रांट कर दी है। नेक्स्ट है, मान लीजिए सबमिट की उसने, आपने लीव ऑफ कोर्ट उसको
7 दिन में डिसाइड करके अलाउ कर दिया कि ठीक है इंटेरोगेटरीज आप ही हम लीव ऑफ कोर्ट ग्रांट कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, आप इसको सबमिट कीजिए। अब आपने क्या करेंगे कि दूसरी पार्टी पे इसको सर्व कराएंगे। दूसरी पार्टी आई, दूसरी पार्टी सपोज प्लेंटिफ है, तो दूसरी पार्टी ने जब देखा कि ये प्रपोज्ड इंटेरोगेटरीज हैं, तो वो 10 दिन के अंदर, मान लीजिए आज अगर उसको नोटिस सर्व हुआ है कि ये प्रपोज्ड इंटेरोगेटरीज हैं प्लेंटिफ डिफेंडेंट के द्वारा दी गई हैं, तो वो सर्विस ऑफ इंटेरोगेटरीज के 7 दिन के अंदर अंदर सेट असाइड करने की एक एप्लीकेशन दे सकती है कि ये जो इन्होंने इंटेरोगेटरीज दी हैं, मुझे इस आधार पे इसको सेट असाइड करवाना है, मेरे ग्राउंड्स ये हैं कि ये सेट असाइड होनी चाहिए, इनकी इंटेरोगेटरीज अलाउ नहीं होनी चाहिए। तो उसके पास 7 दिन का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ इंटेरोगेटरीज। नेक्स्ट है उनका उसका ऑब्जेक्शन आ गया, किसी भी ग्राउंड पे हो सकता है, कोर्ट ने दोनों को सुना और सपोज कोर्ट को लगता है कि नहीं इंटेरोगेटरीज ठीक है, ये अलाउ होनी चाहिए, ऐसा कोई फैक्ट है जिसका जो रेलिवेंट भी है और फॉर द फेयर डिस्पोजल ऑफ ट्रूथ नेसेसरी भी है, कोर्ट ने वो अलाउ कर दी। अब इंटेरोगेटरीज का जो आंसर है वो कब कितने दिन में देना है, देखिए जब आपने एक बार अलाउ कर दी, कोर्ट ने फाइनली एक ऑर्डर कर दिया कि ठीक है इंटेरोगेटरीज आपने अलाउ कर दी, अब दूसरी पार्टी को आंसर या तो 10 दिन में देना है या वो टाइम जो आपने ग्रांट किया है। सपोज आपने 10 दिन से ज्यादा का टाइम दिया है, नेक्स्ट हियरिंग का दिया, 15 दिन का दिया, वो जो भी कोर्ट जैसा भी उस फैक्ट पे देती है, ग्रांट करती है टाइम, तो दोनों परिस्थितियों में जो भी परिस्थिति विद्यमान होगी उसमें 10 दिन के अंदर देगा, या आपने 10 दिन का ही टाइम दिया तो 10 दिन के अंदर ही देगा, और या फिर जैसा अगर आपने टाइम ज्यादा या कम दिया है तो उस हिसाब से, तो जो भी है इन दोनों में से उस जो टाइम है उसके अंदर उसको आंसर देना है। अब सपोज उसने आज आंसर दे दिया, प्लेंटिफ ने आंसर भी सबमिट कर दिया 10 दिन के अंतर्गत, अब डिफेंडेंट कह रहा है कि नहीं, उस आंसर का फिर से आंसर मांग रहा है, यानी जो प्लेंटिफ ने आंसर दिया अब उस पर इंटेरोगेटरीज पूछ रहा है कि इस आंसर का ये आंसर हमें और दीजिए, जरा थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए अगर इंटेरोगेटरीज का आप फर्दर आंसर मांग रहे हैं कि डिफेंडेंट कहता है कि मैंने तो ये क्वेश्चन पूछा था, इन्होंने तो ये जवाब दिया, इसको और एक्सप्लेन कीजिए, या इसमें ये चीज तो इन्होंने लिखी नहीं, फर्दर आंसर टू इंटेरोगेटरीज, देखिए यहाँ फर्दर इंपॉर्टेंट है, आंसर टू इंटेरोगेटरीज आपका आ चुका है, फाइल पे आपके इंटेरोगेटरीज का आंसर आ चुका है, लेकिन डिफेंडेंट या प्लेंटिफ जो भी पार्टी जिसने भी एडमिनिस्टर किया था वो कहती है हमको फर्दर आंसर चाहिए इंटेरोगेटरीज का, मैंने तो ये पूछा था, मुझे फर्दर आंसर चाहिए, तो ये जनरली अलाउ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन 2 कंडीशन में अलाउ हो सकता है। अगर आंसर इनसफिशिएंट है, सपोज जो आंसर उसने दिया, ठीक है, वो जो उसने पूछा था वो वाकई में उसका जवाब ही नहीं दिया उसने, या दिया तो आधा अधूरा दिया, तो जो पर्पस था इंटेरोगेटरीज का कि डिस्कवर करना हमारा कोई फैक्ट जो क्लैरिटी के कारण प्लीडिंग्स की क्लियर नहीं है, इस वजह से वो नहीं प्रकाश में है या विद्यमान हो रहा है, समझ में आ रहा है, वो पर्पस तो हमारा फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि आपने आंसर उसका अभी भी आधा अधूरा ही दिया। तो ऐसी कंडीशन में अगर आंसर इनसफिशिएंट है, कोर्ट को लगता है, तो कोर्ट फिर उसके लिए फर्दर आंसर के लिए अलाउ कर सकती है, या फिर ओमिट्स टू आंसर, यानी कि 5 क्वेश्चन पूछे उसने, 4 तो जवाब दिए उसने, 5वां नंबर का क्वेश्चन उसने जवाब ही नहीं दिया। तो अगर ऐसा है उसने जवाब बिल्कुल दिया ही नहीं है और अलाउ हो गई थी, तो फिर आप उसको फर्दर आंसर के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया, इंटरोगेटरीज आ गई, उसने पूछ ली, कैसे पूछी जाएगी, सेटिसाइड कैसे होगी, फर्दर आंसर हो गया, सब कुछ हो गया। अब होता है कॉस्ट, ये जो इतना प्रोसीजर है इसकी कॉस्ट कौन बेयर करेगा? तो ऑब्वियसली जनरली तो वही पार्टी बेयर करेगी जो एडमिनिस्टर कर रही है, लेकिन अगर कोई पार्टी ऐसा करती है कि इस तरह से आंसर देती है कि या ऐसे एडमिनिस्टर करती है, दोनों में से इसमें कोई भी हो सकता है। सपोज प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट से, या डिफेंडेंट ने सपोज प्लेंटिफ से कुछ पूछा कि आप मुझे इस पर्टिकुलर डेट का ये चीज़ें बताइए। अब उसने पूरा वॉल्यूम उठा के या उसके पहले की उसके बाद की भी चीज़ें सारी करा के दे दी उसको,
जो जैसे अब मान लीजिए 1950 वाले की अभी बात कर रहे थे कि पार्टनरशिप लैंड में वो ये डिक्लेयर कराना चाहता है कि ये पर्टिकुलर लैंड इनके द्वारा खरीदी गई थी, और वो ये इंटरोगेटरीज पूछता है कि 1950 से पहले और अभी तक। उसी तरह से ये भी करता है, सपोज कि डिफेंडेंट पूछता है पर्टिकुलर फैक्ट पे कि इस डेट का मुझे बस ये चीज़ बता दीजिए कि इस डेट पे क्या हुआ था। अब वो उस डेट के पहले का और बाद का सब कुछ उसको परेशान करने के लिए प्लेंटिफ डिफेंडेंट को खूब सारा सा जो है खूब मोटा रिकॉर्ड उसको दे देता है। तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपने जानबूझकर परेशान करने के लिए इस तरह से किया है, अनरीजनेबल था, इम्प्रॉपर था, तो जिस पार्टी की गलती थी, अगर प्लेंटिफ भी गलत, अगर आंसर देने वाला गलत था, जिसको इंटरोगेटरीज एडमिनिस्टर की गई थी वो गलती कर रहा है, तो वो कॉस्ट बेयर करेगा। वाइस वर्सा, अगर जो एडमिनिस्टर कर रहा है, सपोज डिफेंडेंट पूछ रहा है, उसने जानबूझ के ऐसी चीजें पूछी हैं तो वो कॉस्ट बेयर करेगा, और अगर प्लेंटिफ ने जानबूझ के ऐसी चीजें दी हैं तो वो बेयर करेगा। यानी कि जिसकी भी गलती होगी वो फिर कॉस्ट बेयर करेगा। अदरवाइज जनरल प्रिंसिपल ये है कि जिसने एडमिनिस्टर की है वो करेगा। एक्सेप्शन ये है कि अगर आप ऐसा पूछते हैं या जवाब देते हैं तो जिसकी गलती होगी फिर वो कॉस्ट बेयर करेगा वो। अब जो हमने इतना निकाला, डिस्कवरी से कोई फैक्ट निकाला, क्लियर नहीं था, उस किसी फैक्ट की डिस्कवरी की, सारा पॉइंट आके रुक जाता है कि इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमने डिस्कवरी सीख की, कोई फैक्ट डिस्कवर हो भी गया, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू कुछ नहीं है, तब तक सब चीज़ मेहनत बेकार है, क्योंकि अगर हम उसे एविडेंस में दे ही नहीं सकते तो एविडेंशियरी वैल्यू कितनी है इसकी। तो एविडेंशियरी वैल्यू इसमें ये कहा गया है कि इसके जो आंसर्स होते हैं वो ट्रायल में एज एविडेंस पढ़े जा सकते हैं, और जब भी कोर्ट पढ़ेगी तो कोर्ट चाहे तो पूरा आंसर पढ़ सकती है। जरूरी नहीं है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का उसने एक लाइन कॉपी कर दी एविडेंस में या बहस के दौरान उसने बताई, तो कोर्ट चाहे तो वो पूरा पढ़ सकती है ताकि उसको पता चल सके कि आगे पीछे क्या था, पूरी बात क्या थी। तो बेसिकली जो हमने इतनी मेहनत की वो उसका ये फ्रूटफुल रिजल्ट होता है कि ये जो आंसर आ रहे हैं अब हम इसको एविडेंस में पढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ें एविडेंस में हम ले सकते हैं। एविडेंशियरी वैल्यू हो गई। नेक्स्ट एक चीज़ आती है और इंटरोगेटरीज और क्रॉस एग्जामिनेशन, दोनों में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरोगेटरीज में भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं दूसरी पार्टी से, क्रॉस एग्जामिनेशन में भी दूसरी पार्टी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस बहुत है। जो इंटरोगेटरीज होती हैं वो अभी हमने बताया उसका पैरामीटर क्या है बेसिक, कि केवल रेलिवेंट क्वेश्चन की ही पूछी जा सकती है। देखिए डिफरेंस करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दोनों में ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ऑपोजिट पार्टी से। तो एक डाउट क्रिएट होता है कि या एक एकेडमिक इंपॉर्टेंस का टॉपिक है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हम यहाँ भी दूसरी पार्टी से पूछ रहे हैं, यहाँ भी दूसरी पार्टी से पूछ रहे हैं, तो इसको क्रॉस एग्जामिनेशन ही मान लें या कैसे दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे? तो सबसे पहले देखिए ये केवल रेलिवेंट फैक्ट का होता है, अभी हमने तब से आपसे यही डिस्कस किया, जबकि इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। जो क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, कभी कभी उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए हम रेलिवेंट फैक्ट नहीं भी पूछते हैं। वो जो पूछ रहा है वो कभी कभी ऐसी चीजें पूछता है जो रेलिवेंट नहीं है बट उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए पर्याप्त है। तो दूसरा पर्पस यही है कि इसमें जो है हम पार्टी का केस जानने के लिए या कोई बेसिक पर्पस तो यही है कि हमें दूसरी पार्टी का केस एग्जैक्टली क्या है समझ में आए, जबकि इसका पर्पस ये है कि क्रेडिबिलिटी चेक करना। इम्पीच कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे विटनेस की क्रेडिबिलिटी ही इम्पीच हो जाए। और लास्टली इंटरोगेटरीज केवल पार्टी से पूछते हैं, है ना। जैसे हाँ एक्सेप्शनली को-प्लेंटिफ और को-डिफेंडेंट भी हो सकता है, बट दैट दोज आर आल्सो विद इन द एम्बिट ऑफ पार्टीज ऑफ द सूट। लेकिन यहाँ पे हम विटनेस से पूछते हैं। अगर पार्टी विटनेस है तो उससे भी पूछ सकते हैं, जबकि यहाँ पे केवल पार्टी से पूछते हैं, यहाँ पे विटनेस से पूछते हैं। तो इसमें कोई डाउट मत रखिए कि दोनों में ओवरलैपिंग है, नहीं, दोनों में एक क्लियर डिस्टिंक्शन है और दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तो इसलिए ये हो गया इंटरोगेटरीज और क्रॉस एग्जामिनेशन में डिफरेंस। और ये एक राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी में भी यही कहा गया कि क्वेश्चंस रेलिवेंट इन क्रॉस एग्जामिनेशन नॉट नेसेसरीली रेलिवेंट इन इंटरोगेटरीज। जो
क्रेडिबिलिटी इम्पीच करने के लिए पर्पज से जो चीज़ें वहाँ रेलिवेंट होंगी वो यहाँ रेलिवेंसी के दायरे में ज़रूरी नहीं है कि आती हों, तो थोड़ा सा उसका दायरा बढ़ जाता है। क्योंकि क्रेडिबिलिटी इम्पीच करने के लिए कभी कभी हम ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जो डायरेक्टली हमको रेलिवेंट नहीं लग रहा है, जहाँ पे रेलिवेंट फैक्ट ही होना चाहिए। तो ये है पूरा एक आपका जो आज हमने टेकअप किया, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, क्या उसका कब अलाउ करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, पर्पस क्या है और कंडीशंस क्या अलाउ करने की, खारिज करने की, कैसे प्रोसीजर होता है, कब कोर्ट को सबमिट करना है, 2 स्टेज पे कोर्ट को ऑर्डर करना है। सबमिशन जब वो करेगा, लीव ऑफ कोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करेगा, तब एक कोर्ट को ऑर्डर करना है और दोनों पार्टीज को सुन के इंटरोगेटरीज अलाउ कर रहे हैं कि नहीं उसके लिए दोबारा एक ऑर्डर करना है, और कौन कौन से कॉस्ट कौन बेयर करेगा फर्दर आंसर का। तो ये एक पूरा आज हमने जो टेकअप किया वो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट था। डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने उसको बाइफर्केट किया था डिस्कवरी को फैक्ट और डॉक्यूमेंट में, तो डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट और इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इसी सेक्शन में ही है, सॉरी ऑर्डर में ही, ऑर्डर 11 CPC में ही। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।